यह स्टोरी एक ऐसे डेडली अस्सासिन के बारे में है जो कि मरना चाहता है। उस पर खौलता लावा डाल दिया गया, बैल से खींचवाया, यहां तक कि आग भी लगा दी, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। असल में यह सबकॉन्शियसली अपने आप को बचा रहा था, क्योंकि वह अभी भी अपनी वाइफ को भुला नहीं पाया था। उसे जीने के लिए एक लास्ट चांस दिया जाता है, जहां उसे एक आयरलैंड में जाकर एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना होगा, जिसे पीने के बाद कोई भी इमॉर्टल बन सकता है। उसके साथ और भी डेडली क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। उस आयरलैंड में एलिक्सर ऑफ लाइफ की रक्षा के लिए काफी खतरनाक इंसेक्ट, मॉन्स्टर के साथ साथ एक गॉड भी है। क्या गबीमारू इनसे लड़कर एलिक्सर ऑफ लाइफ ले पाएगा और अपनी वाइफ से मिल पाएगा? जानेंगे इस कहानी में। पार्ट की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर गबीमारू को दिखाया जाता है, जिसका कि एग्जीक्यूशन होने वाला था। एग्जीक्यूशनर गबीमारू के गले पर कई बार वार करता है, लेकिन आखिर में उसका ही स्वॉर्ड टूट जाता है। यह देखकर गवर्नर के साथ साथ सारे लोग चौंक जाते हैं। गबीमारू अपने मन में कहता है, आखिर मैं क्यों नहीं मर सकता? मैंने काउंटलेस लोगों को मारा है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। सीन कट होकर रात में दिखाया जाता है। सागिरी नाम की एक रिपोर्टर गबीमारू से पूछताछ कर रही थी। सागिरी के जरिए हमें पता चलता है गबीमारू एक शिनोबी विलेज से है, जहां बचपन से ही लोगों को एलीट असासिन बनने की ट्रेनिंग दिया जाता है, और जो इसमें पास होते हैं उनमें सुपर ह्यूमन जैसी स्ट्रेंथ आ जाता है। गबीमारू कहता है, मैं रेजिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन कोई नॉर्मल सोर्ड्समैन मुझे मार नहीं सकता। मैंने तो निंजुत्सु भी यूज नहीं किया। सागिरी कहती है, क्या तुम निंजुत्सु यूज कर सकते हो? क्या तुम मुझे वो दिखाओगे? फिर अगले ही सीन में गबीमारू का एग्जीक्यूशन दिखाया जाता है। वॉइस ओवर के जरिए हमें बताया जाता है कि इस एग्जीक्यूशन में लोगों पर मर्सी के लिए उन्हें पहले ही मार दिया जाता है। एक आदमी भाले से गबीमारू को मारता है, लेकिन भाला ही टूट जाता है। इस वजह से उसे जिंदा ही जला दिया जाता है, लेकिन आग का भी गबीमारू पर कोई असर नहीं होता। रात में सागिरी उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है। गबीमारू बताने लगता है कि बचपन में ही उसके पेरेंट्स को विलेज चीफ ने मार दिया था और फिर वह एक असासिन बन गया। सागिरी उससे पूछती है, लेकिन तुम पकड़े कैसे गए? गबीमारू बताता है कि मिशन के दौरान उसकी टीममेट्स ने उसे फंसा दिया था, क्योंकि वह विलेज छोड़ना चाहता था। सागिरी उससे पूछती है, लेकिन तुम विलेज क्यों छोड़ना चाहते थे? लेकिन गबीमारू कोई जवाब नहीं देता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इस बार गबीमारू की एग्जीक्यूशन के लिए बुल्स का इस्तेमाल किया जाने वाला था। इस मेथड में पैरों के रस्सियों को बुल्स पर बंद कर बुल्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाया जाता था, जिससे आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। बुल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में भगाया जाता है। गबीमारू अपने पैरों को मसल्स को टाइट कर लेता है, जिससे बुल्स भी थक कर गिर जाते हैं। गवर्नर यह देखकर और भी बुल्स लाने का आदेश देता है। सागिरी गबीमारू के पास आकर फिर से उससे पूछती है, तुमने कल बताया नहीं, आखिर तुम विलेज क्यों छोड़ना चाहते थे? इस बार गबीमारू बताने लगता है कि वह अपने विलेज में सबसे काबिल असासिन था। विलेज चीफ ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दिया था। वह लड़की काफी काइंड हार्टेड थी और उसने उसकी लाइफ अपसाइड डाउन कर दिया था। जब वह घर आता था, वह उसे अंदर जूते पहनकर आने से मना करती थी। खाने से पहले गॉड का शुक्रिया और दिन में एक बार प्रे करने को कहती थी। गबीमारू इनसे परेशान हो गया था, इसलिए विलेज चीफ से कहकर विलेज छोड़ना चाहता था। सीन कट होकर रात में दिखाया जाता है। सागिरी जब गबीमारू के पास जा रही थी, वो आदमी सागिरी से कहता है, तुम्हें गबीमारू के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना वह कौन है? उसे पकड़ते वक्त उसने अकेले ही 30 सामुराई को मार दिया था। यह सुनकर सागिरी चौंक जाती है। इसके बाद सागिरी गबीमारू के पास आती है। कुछ पूछताछ करने के बाद जब सागिरी वहां से जा रही थी, वह गबीमारू से कहती है, तुम कह रहे थे कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पकड़े जाने के दौरान तुमने 30 लोगों को मार दिया। जो इंसान जीना नहीं चाहता, वह खुद को बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों करेगा? यह कहकर सागिरी वहां से चली जाती है। सागिरी के जाने के बाद गबीमारू अपने मन में सोचता है, आखिर मैं यह क्यों कर रहा हूं? मैं तो मरना चाहता हूं ना। हमें फर्स्ट एग्जीक्यूशन का सीन दिखाई जाता है। एग्जीक्यूशन के वक्त गबीमारू ने अपनी नेक के मसल्स को टाइट कर लिया था, जिससे सोर्ड टूट गया था। गबीमारू अपने मन में कहता है, कल मैं सब खत्म कर दूंगा। फिर अगले ही सीन में गबीमारू को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर खौलता लावा डाल दिया गया था, लेकिन इससे भी गबीमारू को कुछ नहीं होता। गबीमारू सोचता है, आखिर मैं क्यों नहीं मरता? इधर सागिरी सब नोट करने के बाद गवर्नर से कहती है, अब मैं तैयार हूं। रात में गबीमारू को कहीं ले जाया जा रहा था। गवर्नर उससे कहता है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। गबीमारू को बेसमेंट में ले आया गया था। सामने ही हम सागिरी को देखते हैं।
जो प्रोफेशनल एग्जीक्यूशनर ड्रेस में थी। हमें पता चलता है सागिरी रिपोर्टर के साथ साथ एग्जीक्यूशनर भी है। वॉइस ओवर के जरिए हमें बताया जाता है सागिरी यामादा क्लैंड से है। यामादा कैंड एग्जीक्यूशन में काफी स्किल्ड है, जो एक ही वार में किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गबिमारू को भी रियलाइज होता है कि सागिरी उसे एग्जीक्यूट कर सकती है और वह डर जाता है। सागिरी उससे कहती है, तुम्हें मरना था ना, मैं तुम्हारी ये विश ग्रांट करती हूं। और अचानक से गबिमारू के पास चली आती है। गबिमारू तुरंत साइड हो जाता है, लेकिन इतने में ही सागिरी ने गबिमारू के नेक पर कट लगा दिया था। सागिरी गबिमारू से कहती है, मैंने बहुत सारे एग्जीक्यूशन किए हैं। कुछ लोग जीने के लिए गिड़गिड़ाते हैं और कुछ लोग अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन असल में जो लोग डेथ को एक्सेप्ट करते हैं वे झूठ बोलते हैं। सागिरी कहती है, और तुमने भी अपनी स्टोरी बताते वक्त झूठ कहा था कि तुम अपनी वाइफ को हेट करते हो, लेकिन असल में तुम अपनी वाइफ की वजह से ही इतने एग्जीक्यूशन में बच गए, क्योंकि तुम अभी भी अपनी वाइफ को पसंद करते हो। हमें दिखाया जाता है गाविमारू को उसके वाइफ का टोकना बुरा नहीं लगता था और उसकी वाइफ चाहती थी कि वे लोग एक नॉर्मल लाइफ जिएं। जब गाविमारू को यह बात पता चलता है, वह चीफ के पास जाकर यह बात बताता है और अपनी वाइफ के साथ विलेज छोड़ने की बात कहता है ताकि वे एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। गाविमारू को लगता था कि उसकी वाइफ के फादर होने की वजह से चीफ मान जाएंगे। चीफ उसे एक आखिरी मिशन पर जाने का ऑर्डर देता है और उस मिशन में ही उसकी टीममेट्स ने चीफ के कहने पर उसे फंसा दिया था। सब याद कर गविमारू गुस्से में आ जाता है और एक समुराई से सोड लेकर सागिरी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, तुम मेरे बारे में क्या ही जानते हो? मैं एक मॉन्स्टर हूं जो सिर्फ लोगों को मारना जानता है। सागिरी दूर जाकर एक स्क्रॉल निकालकर कहती है, नहीं, तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। यह एक ऑफिशियल पार्डन है। यह देखकर गबिमारू कुछ समझ नहीं पाता। सागिरी बताने लगती है, एडो के किंग ने यह ऑर्डर पास किया है, जो भी पैराडाइज से एलिक्सर ऑफ लाइफ ले आएगा उसे यह प्रार्थना मिलेगा जिससे उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। पराइस वो जगह है जहां एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जिसे पीने के बाद कोई भी अमर हो सकता है। किंग ने पैराडाइज में काफी सर्च टीम को भेजा था, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया और जो वापस आए थे उनकी बॉडी प्लांट जैसी बन गया था। सागिरी यह सब बता ही रही थी, लेकिन बो मोटा इससे खुश नहीं था, क्योंकि वो गबिमारू को छोड़ना नहीं चाहता था और अपने आदमियों को कहकर गबिमारू और सागिरी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इधर गबिमारू अपनी वाइफ को याद कर रोने लगता है और सागिरी से कहता है, तुम्हें मेरा निंजुत्सु देखना था ना, और अपनी बॉडी पर फ्लेम बना लेता है। अगले ही सीन में हम सभी को परे हुए दिखते हैं। भाई गबिमारू तो काफी बैडएस लग रहा है। इधर सागिरी ने उस गवर्नर को पकड़ लिया था। गबिमारू अपनी वाइफ को याद कर कहता है, मैं एलिक्सिर ऑफ लाइफ ले आऊंगा। सीन कट होकर हमें सागिरी की बैक स्टोरी दिखाया जाता है। सागिरी के डैड यामाडा क्लैन के सबसे माहिर एग्जीक्यूटर थे। उन्हें देखकर सागिरी भी डिसाइड करती है वह भी एग्जीक्यूटर बनेगी। फिर अगले ही सीन में हमें सागिरी को दिखाया जाता है, जो अब एक एग्जीक्यूटर बन गई थी। सागिरी जब एक आदमी को एग्जीक्यूट करने जाती है, तब वह कुछ सेकंड के लिए पॉज लेकर उस आदमी को एग्जीक्यूट कर देती है। उसे एग्जीक्यूट करने के बाद सागिरी को उसे मारने का गिल्ट होने लगता है। सागिरी के पास उसका एक सीनियर ईजन आकर कहता है, तुम्हारे अंदर इस आदमी को मारने का गिल्ट है, इसकी वजह से उसे मरते वक्त ज्यादा दर्द हुआ होगा। फिर से सागिरी को एक आदमी को एग्जीक्यूट करने का काम दिया जाता है। सागिरी उसे एग्जीक्यूट कर देती है। ईजन सागिरी से उसकी तलवार देखने को कहता है। सागिरी जब अपनी तलवार देखती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि सागिरी के गिल्ट की वजह से वह आदमी पीसफुली मर नहीं पाया था। यह देखकर सागिरी सोचने लगती है, क्या वह कभी भी अपने डैड की तरह एक एग्जीक्यूटर बन पाएगी? क्या वह इन मौतों का बोझ ले पाएगी? सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक टेंट जैसी जगह पर हम बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखते हैं, जिनके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। वहां हम शोगुन के साथ साथ यामाडा क्लैन के सारे एग्जीक्यूटर को भी देखते थे। एक आदमी सभी क्रिमिनल्स को बताने लगता है, उन्हें पैराडाइज में जाकर एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाना होगा। जो भी एलिक्सिर ऑफ लाइफ लेकर आएगा, उसके सारे क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। इधर सागिरी सभी क्रिमिनल्स के बारे में देख रही थी। सभी ने काफी बुरे काम किए थे और इसी वजह से सभी को डेथ सेंटेंस मिला था। तभी एक पर्पल बालों वाली लड़की गाबिमारू से कहती है, तुम्हारे बारे में मैंने काफी सुना है, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। तुम्हारे बारे में जितना सुना था, तुम उतने खतरनाक नहीं लगते। दोनों बात कर रहे थे। सागिरी भी सोचने लगती है, उसने भी गाबिमारू के बारे में जैसा सुना था, क्या वह सब सच है या सब अफवाहें? सागिरी अपनी तलवार में गाबिमारू को देखती है। जो वह देखती है उससे सागिरी डर जाती है। तभी स्टेज पर एक आदमी को लाया जाता है। हमें बताया जाता है कि यह आदमी अकेला था जो पैराडाइज आइलैंड से जिंदा वापस आया था,
लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसके बॉडी में से फूल बनने लगे थे और तब से ही यह जिंदा लाश की तरह है। यह सुनकर सभी क्रिमिनल्स डर जाते हैं और पैराडाइज जाने से मना कर रहे थे। एक क्रिमिनल वहां से जाने लगता है, तभी एजन आकर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। शोगुन का आदमी सभी क्रिमिनल्स से कहता है, तुम्हें वैसे भी डेथ सेंटेंस मिला है, जो भी ये काम नहीं करेगा उसे वैसे भी मार दिया जाएगा। यह सुनकर सभी और डर जाते हैं। तभी शोगुन उस आदमी को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। वह आदमी सभी क्रिमिनल से कहता है, हमारे पास सिर्फ 10 यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूटर हैं, इसलिए सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। यह सुनकर एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को मार देता है। सभी समझ जाते हैं, उन्हें एक दूसरे को मारकर नंबर कम करने होंगे। सभी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। इतना खून खराबा देख शोगुन जोश में आ जाता है। भाई, किसने इसे शोगुन बनाया? शोगुन पूछता है, इनमें से कौन कौन खास है? वह आदमी नोट देखकर बताता है, वह पीले बालों वाला लड़का, इतनी कम उम्र में ही वो नॉर्थ ईस्ट के डाकुओं का सरदार था। फिर वह पर्पल बालों वाली लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, और उसने अकेली ही कितो टाउन के शोगुन का असैसिन किया था। ऐसे ही वह 2-3 और लोगों के नाम लेता है और फिर कहता है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा खतरनाक तो द हॉलो गाबीमारू है। गाबीमारू को देखकर बेचौंक जाते हैं, क्योंकि वह कुछ नहीं कर रहा था और कोई भी दूसरा क्रिमिनल उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। इतना खून खराबा देख सागिरी डर जाती है। एजन उससे कहता है, अगर तुम यही नहीं देख पा रही हो तो आइलैंड में तो इससे भी बुरा हो सकता है। लड़की होने की वजह से तुम्हारे पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन तुमने एग्जीक्यूटर बनना ही क्यों चुना? सागिरी जवाब देती है, मैं भी यामाडा क्लैन की एक मेंबर हूं। बचपन में सभी बच्चे उसे बुली करते थे क्योंकि वह एक एग्जीक्यूटर की बेटी थी। सागिरी समझ गई थी उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली। इधर कुछ क्रिमिनल सागिरी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता था लड़की होने की वजह से वह कमजोर होगी। एजन सागिरी को बचाने सामने आ रहा था, लेकिन सागिरी उसे रोक देती है। हमें दिखाया जाता है सागिरी उन लड़कों से डरती नहीं है और उनका सामना करती है। सागिरी उन दोनों को एग्जीक्यूट कर देती है, लेकिन उसे उन्हें मारने का गिल्ट फील होने लगता है। तभी गाबीमारू की कुछ बात सुनकर सागिरी चौंक जाती है। गाबीमारू शोगुन के पास आकर कहता है, हम सभी क्रिमिनल्स हैं, लेकिन हमें भी बिना वजह किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। यहां जितने भी क्रिमिनल्स हैं वे सभी किसी ना किसी वजह से क्रिमिनल बने हैं। क्या तुम लोगों को किसी और तरीके से चुन नहीं सकते? गाबीमारू की बात सुनकर शोगुन का आदमी गुस्सा हो जाता है और दूसरे क्रिमिनल से कहता है, जो भी गाबीमारू को मारेगा उसे वो पैराडाइज भेजेगा। यह सुनकर सभी क्रिमिनल्स गाबीमारू की तरफ बढ़ते हैं। गाबीमारू उनसे कहता है, अरे मदरबोर्डो, मैं तो ये तुम्हारे लिए ही कह रहा था ताकि कोई खून खराबा ना हो, लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम लोग मुझे मारने आओगे तो मैं भी तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगा। क्रिमिनल्स गाबीमारू की बात नहीं सुनते और उस पर हमला कर देते हैं। गाबीमारू भी चुप नहीं रहता और उन्हें मारने लगता है। गाबीमारू अपने हाथों, पैरों और दांतों से सभी को काफी बुरी तरीके से मारता है। इतना ब्रूटैलिटी देखकर उस आदमी के साथ साथ शोगन की भी बोलती बंद हो जाती है। गाबीमारू की ब्रूटैलिटी देखकर सभी उसकी तरफ ही देख रहे थे। सागिरी अपनी तलवार में गाबीमारू को देखती है। गाबीमारू भी मौतों की गिल्ट में दब गया है, लेकिन उसने उस गिल्ट के साथ जीना सीख लिया है। सागिरी सोचने लगती है, क्या वह भी उस गिल्ट के साथ जीना सीख पाएगी? जो लोग बचे थे उन्हें यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूटर के साथ पैराडाइज जाने का ऑर्डर दिया जाता है। सीन कट होके हमें एक काफी ब्यूटीफुल आइलैंड दिखाया जाता है। सीन कट होकर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिस पर बहुत सारे लोग तलवार, तीर और भाले से हमला करते हैं, लेकिन इतना घायल होने के बाद भी उस आदमी को कुछ नहीं हो रहा था। यह आदमी गबीमारू के विलेज का हेड है। ऐसा कहा जाता था कि चीफ ने कुछ पिया था जिससे वह अमर हो गया था। गबीमारू यह सब सागिरी से कह रहा था और कहता है, एलिक्सिर सच में हो सकता है। दोनों जब आइलैंड के और अंदर आते हैं तो वहां हर जगह काफी खूबसूरत फूल उगे हुए थे। सागिरी यह देखकर कहती है, यह जगह तो सच में किसी पैराडाइज जैसा लग रहा है। लेकिन गबीमारू को यह सब काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि इतने कम रिसोर्स होने के बाद भी यहां फूल उगे हुए थे। जो भी हो, हमें केयरफुल रहना चाहिए। यह कहकर गबीमारू अपने हाथ खोल लेता है। सागिरी यह देख गबीमारू पर गुस्सा होकर हाथ बांधने को कहती है। गबीमारू कहता है, हमारे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। हमें दूसरों से पहले जल्दी से एलिक्सर को ढूंढना होगा। सागिरी गबीमारू के गर्दन पर तलवार रखते हुए कहती है, शायद तुम भूल गए मैं एक एग्जीक्यूटर हूं, ना कि तुम्हारी दोस्त। गबीमारू भी कुछ नहीं कहता
और अपने हाथ बांधने लगता है। तभी एक बड़ा बोल्डर आकर सीधा गबिमारू को लगता है। यह बोल्डर एक और दूसरे क्रिमिनल केउन ने फेंका था। केउन कहता है, मैं हैरान हूं तुम अभी भी जिंदा हो। गबिमारू कहता है, इस मोटे ने तो हाथ भी नहीं बांधा। सागिरी यह देख केउन के साथ आए एग्जीक्यूटर किसो से इसके बारे में पूछती है। किसो कहता है, क्या तुम यहां भी रूल्स फॉलो करोगी? इसी वजह से तुम एग्जीक्यूटर रैंक में सबसे पीछे हो। केउन गबिमारू पर हमला करने आ रहा था, लेकिन सागिरी तो गबिमारू को हाथ बांधने को कहती है। अरे यार, ये लड़की क्या कर रही है? लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाकर ही छोड़ेगी। केउन गबिमारू पर अपने कई हथियारों से वार करता है, लेकिन गबिमारू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। गबिमारू केउन के हमले को उसी पर उल्टा कर देता है, जो जाकर सीधा केउन को लगता है। गबिमारू कहता है, बंधे हुए हाथों से लड़ना थोड़ा मुश्किल है। इधर केउन फिर से खड़ा हो गया था और काफी गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं गबिमारू ने उसका गेम ओवर कर दिया था। किसो अपनी तलवार से केउन का गला काट देता है और वहां से जाने लगता है। सागिरी कहती है, यहां काफी लोग गुम हुए हैं, आप ध्यान से जाना। किसो कहता है, ध्यान तो तुम्हें रखना चाहिए। तुम्हारे साथ जो है वह कोई इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। कुछ टाइम बाद यहां सब कुछ बदलने वाला है। क्रिमिनल्स जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, वे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें दिखाया भी जाता है, कुछ क्रिमिनल्स एक दूसरे को मार रहे थे और कुछ तो एग्जीक्यूटर को ही मारने के बारे में सोच रहे थे। किसो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए मार सकता हूं। वह अपना तलवार निकाल पाता उससे पहले गबिमारू उसके पास पहुंच जाता है और काफी कोल्ड तरीके से कहता है, मैं बस एलिक्सर ढूंढकर अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूं, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। यह कहकर गबिमारू वहां से जाने लगता है। किसो कहता है, ऐसा है तो तुम्हें जल्दी से एलिक्सर को ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहां आइवागाकुरे विलेज के असासिन्स भी आने वाले हैं। किंग ने उनके साथ भी सौदा किया है। इवागाकुरे विलेज का नाम सुनकर गबिमारू के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, क्योंकि गबिमारू वहीं से था। यह कहकर किस्सो वहां से चला जाता है। इधर सागिरी सोच रही थी, क्या उसे गबिमारू पर भरोसा करना चाहिए? मैंने कुछ दिन गबिमारू के साथ बिताए हैं, लेकिन मैं अब भी गबिमारू के नेचर को समझ नहीं पाई। वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी गाभीमारू सागिरी की तलवार लेकर उस पर ही हमला कर देता है। सागिरी बचते हुए कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? गाभीमारू काफी कोल्ड तरीके से कहता है, मैं तुम्हें पेनलेस मौत देना चाहता था, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा। सीन कट होकर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां विलेज चीफ ने गबिमारू के पेरेंट्स को मार दिया था, क्योंकि वे लोग गबिमारू के होने के बाद विलेज छोड़ना चाहते थे गबिमारू की अच्छी जिंदगी के लिए। चीफ गबिमारू से कहता है, यह इमोशंस हमें कमजोर बनाते हैं। अगर तुम स्ट्रांग नहीं होगे तो तुम किसी को बचा नहीं पाओगे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। गबिमारू और सागिरी दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। सागिरी फिर से पूछती है, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? गबिमारू बताता है कि उसे इवाकुरा के असासिन्स के आने से पहले एलिक्सर को ढूंढना है और सागिरी उसे स्लो कर रही है। सागिरी को मारने के बाद वह जल्दी से एलिक्सर ढूंढ लेगा। यह कहकर गबिमारू फिर से सागिरी पर वार कर देता है। सागिरी सोचती है, कीसो ने सही कहा था, क्रिमिनल्स कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। मुझे गबिमारू को मारना ही होगा। दोनों एक दूसरे को मारने का कई बार मौका पाते हैं, लेकिन किसी वजह से दोनों ही एक दूसरे को मार नहीं रहे थे। असल में दोनों ही एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। गबिमारू को अपनी वाइफ की बातें याद आती हैं, जिसने कहा था, अगर तुम किसी को मारना नहीं चाहते तो इसमें कोई कमजोरी नहीं है। एक स्ट्रांग पर्सन वही होता है जो अपने अंदर के इमोशंस की सुनता है। हमें दिखाया जाता है, जब गबिमारू एक आदमी को मारने जा रहा था, तब वह आदमी कहता है, मुझे मत मारो, मेरे घर पर मेरे बीबी बच्चे हैं। यह सुनकर गबिमारू रुक जाता है, लेकिन वह आदमी मौका पाकर गबिमारू को मारने की कोशिश करता है, जिसे बाद में गबिमारू ने मार दिया था। गबिमारू सोचता है, यह इमोशंस ही हैं जो इंसानों को कमजोर बनाते हैं। गबिमारू अपने हाथों से सागिरी को जान से मारने जा रहा था, लेकिन वह फिर से रुक जाता है। गबिमारू पीछे होते हुए सोचता है, यह इमोशंस मुझे कमजोर बना रहे हैं। गबिमारू चीफ के बातों को याद करता है, अगर तुम स्ट्रांग नहीं होगे तो तुम किसी को बचा नहीं पाओगे। यह याद कर गबिमारू सागिरी पर काफी जोर से वार करता है, जिससे सागिरी की तलवार टूट गई थी। अगले सीन में हम गबिमारू को देखते हैं, जो सागिरी को मारने जा रहा था।
सागिरी अपनी मौत को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन कुछ सेकंड बीतने के बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। आंखें खोलने पर सागिरी देखती है गबिमारू तो रो रहा है। सागिरी को रियलाइज होता है गबिमारू किस दर्द से गुजर रहा है। बचपन से ही उसे लोगों को मारना सिखाया गया था। गबिमारू जिस दर्द को इतने टाइम से छुपाने की कोशिश कर रहा था, सागिरी उसे महसूस कर पा रही थी। गबिमारू रोते हुए कहता है, देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपनी वाइफ से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। सागिरी तलवार को म्यान में डालते हुए कहती है, कमजोर वह नहीं है जो अपने अंदर के इमोशंस की सुनते हैं। एक स्ट्रांग पर्सन वही होता है जो अपने अंदर की इमोशंस की सुनता है। यह बातें गबिमारू के वाइफ ने भी कहा था। यह याद कर गबिमारू खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। दूसरी तरफ हम एक दूसरे क्रिमिनल तामिया को देखते हैं। तामिया देखता है उसके हाथ पर एक तितली ने डंक मार दिया है। तितली की शक्ल देख तामिया घबरा जाता है और जल्दी से अपने हाथ को ही काट देता है। पलक झपकते ही उसके कटे हाथ से फूल उगने लगते हैं, जैसे उस आदमी के पूरे शरीर में था जो इस आइलैंड से जिंदा वापस गया था। दोनों सिचुएशन को समझ पाते उससे पहले ही उनके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है, जिसके आंखों से हाथ निकले हुए थे और आसपास के झाड़ियों से काफी अजीबोगरीब सेंटीपीड बाहर निकलने लगे थे। दूसरी ओर सागिरी और गबिमारू का सामना भी उन्हीं सेंटीपीड और एक फिश जैसे मॉन्स्टर से होता है। क्या गबिमारू इन सभी मॉन्स्टर्स से लड़के अलेक्सा को ढूंढ पाएगा और अपनी वाइफ से मिल पाएगा? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।